जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की इस क्लास में जो हम आपको करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम मीन्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को ही हम लेके आगे चलेंगे। क्या होता है, बच्चों की कुछ परेशानियां होती हैं कि भैया हमारा तो इंग्लिश में नहीं हुआ, हमारा हिंदी में नहीं हुआ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का कवर अप करके आगे बढ़ें। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। हिंदी वालों इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। ये चैप्टर का नाम तो तुम सबको पता भी होगा। तो देखिए, चैप्टर को समझाने के लिए पॉलिनोमियल बहुपद, जैसे कि तुमको बचपन में पढ़ाया गया होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जहां पर ही बहु आ जाता है, बहु का मतलब हो जाता है बहुत सारे। क्या हो जाता है? बहुत सारे, मतलब कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, ऐसे ही। इसके अंदर जो पोली है ना, पोली का मतलब भी सेम वही होता है जो हिंदी मीडियम में बहु का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने के लिए मैं तुमको बताता हूँ, जो बहुपद होता है ना वो दो चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, बहुपद कितनी चीजों से मिलकर बनता है? दो चीजों से मिलकर बनता है। या हमारी मैथ तुम कह लो, मैथ में तुमने देखा होगा बचपन में जब पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को काउंटिंग पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है? काउंटिंग। काउंटिंग में सिर्फ क्या होता है? नंबर्स होते हैं। काउंटिंग में सिर्फ नंबर्स होते हैं। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो उस नंबर्स के साथ साथ क्या ऐड हो जाता है? अल्फाबेट्स ऐड हो जाता है। अल्फाबेट्स ऐड हो जाते हैं। नंबर प्लस अल्फाबेट, जैसे कि तुमने देखा होगा 3x प्लस 4y। तो इसमें देखो नंबर्स भी आ रहा है और अल्फाबेट भी आ रहा है, तब तो जाके क्या है, आगे की मैथ पढ़ाई जा रही है। तो जब भी हम लोग पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे ना, उसके अंदर तुम्हारा नंबर्स भी होगा और अल्फाबेट्स भी होगा। तो पॉलिनोमियल ना नंबर्स और अल्फाबेट दोनों को मिला के बनता है। पॉलिनोमियल मतलब कि बहुपद। हिंदी वालों तुम ये मत सोचना भैया पॉलिनोमियल ही बोल रहे हैं। तो हिंदी मीडियम में बहुपद किससे मिलके बनता है? अंक और, इसको अल्फाबेट को क्या बोलेंगे? अक्षर। हाँ ठीक है, अंक और अक्षर को यानी कि लेटर को मिला के बनता है क्या चीज? बहुपद। यानी कि मैथ के नंबर और इंग्लिश का अल्फाबेट। अब देखो, जो मैथ का नंबर, इंग्लिश का अल्फाबेट मैं बोल रहा हूं, उसको हम लोग अपने मैथ में क्या बोलते हैं? जैसे कि तुमने सुना होगा हिंदी वालों चर और अचर। सबने सुना होगा चर और अचर। जिसने नहीं भी सुना है मैं बता रहा हूं, समझ लो। चर को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। ठीक है, चर अचर। वेरिएबल का मतलब भाई क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है सारे के सारे अल्फाबेट्स। क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। जैसे कि ए बी सी डी, ऐसे ही करते करते लास्ट तक एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। मैथ्स में जहां कहीं भी ए बी सी डी होगा, इसका मतलब वो क्या है? वो चर है, मतलब वो वेरिएबल है। आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं अचर की ओर। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब हो गया भैया तुम्हारा नंबर्स। क्या हो गया? नंबर्स। जहां कहीं भी मैथ्स में नंबर्स देखने को मिल जाएंगे तो उसका मतलब समझ जाना, जैसे कि 0 1 2 3 डॉट डॉट। अंक कहीं भी समाप्त नहीं होते, काउंटिंग हमारी कभी खत्म नहीं होती। तो जहां कहीं भी मैथ में नंबर आएगा वो क्या होता है? अचर होता है, मतलब कि वो कॉन्सोनेंट होता है। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, जो हमारी पॉलिनोमियल है यानी कि बहुपद है, बहुपद चर प्लस अचर को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाता है मेरा? बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। इंग्लिश वाला तुम्हारे लिए वेरिएबल्स प्लस कॉन्सोनेंट। वेरिएबल प्लस कॉन्सोनेंट जब मिलता है तो क्या बनता है? वही पॉलिनोमियल बनता है। आगे बात समझ में। अब जो पॉलिनोमियल भी है ना,
वो अलग अलग टाइप से पढ़ने हम लोग को। तुमने अभी तक इतना पढ़ाई कर चुके हो, तुमको पता है अगर तुम कुछ भी चीज को पढ़ो तो उसके अंदर पढ़ने के लिए और भी चीजें होती हैं, फिर उसके अंदर पढ़ने के लिए और भी चीजें होती हैं। ऐसे ही पॉलिनोमियल को ही सिर्फ नाम समझा भी हमने, क्या है, चर और अचर से बनने वाला समीकरण तुम्हारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यानी कि द इक्वेशन फाउंड बाय वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर मैं इसी के अंदर तुमको आगे समझाऊं, पॉलिनोमियल में जैसे कि मान लो ये 7x, क्या है ये, अरे हाँ, ये 7x, यहां पर ये वेरिएबल या कॉन्सोनेंट, ठीक है। 7x एक प्रकार का क्या हो गया, पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, पॉलिनोमियल हो गया ये भी। लेकिन मैं इसी को अगर इस तरीके से लिख दूं 7x प्लस में 4y, तो बताओ ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन ही क्या है, वेरिएबल और कॉन्सोनेंट दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, अपने आप में एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसके साथ कुछ और भी ऐड कर दिया जाए, जैसे कि 7x प्लस 4y प्लस 5z, तो ये भी क्या अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल। लेकिन इनको हम लोग अलग अलग तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत है कि इसको यहाँ पे खाली एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, ये जो है ना इनको बोलते हैं हम टर्म, क्या बोलते हैं, ओए हट जा, इनको बोलते हैं हम लोग टर्म, हिंदी में बोलते हैं इसको पद। आगे बात समझ में, तो ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन कितने टर्म है इसके अंदर, एक टर्म है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन, मतलब कि यहाँ पे एक ही टर्म है, इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म, यहाँ तीन टर्म, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये वन टर्म पॉलिनोमियल है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, 1 2 3, तो कितने टर्म है काउंट कर लोगे। उसके बाद चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट टर्म, यानी कि एक पदी, यहीं पे लिख देता हूं मैं, एक पदी। उसके आगे तो बहुपद खुद लगा लेना, पॉलिनोमियल, वन टर्म पॉलिनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद। उसके बाद टू टर्म, हिंदी में बोलते हैं इसी को द्विपदी, इसको बोल दूंगा मैं थ्री टर्म, यानी कि हिंदी में त्रिपद या त्रिपदी। यहाँ पे तुम एक की मात्रा काट भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे त्रिपद, द्विपद, एक पद, ऐसा भी तुम लिख सकते हो। ये बात समझ में आ गई। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करना सिखाया, पद, तुमको पद निकालने हैं, कैसे तुम समझोगे कितने पद है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे पद समझ में आ गए कैसे काउंट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर अब पावर्स का खेल है, किसका, पावर्स का। इसको हिंदी में बोलते हैं भैया घात, क्या बोलते हैं, घात। तो किसी की घात एक होती है जो कि लगाई नहीं जाती। मैं अगर यहाँ पर लिख दूं 4x, तो इसकी घात एक है, बस लगाई नहीं गई है, क्यों, क्योंकि एक कहीं पर भी काउंट नहीं होता, वो तो अपने आप ही लिख रहा है x कितने हैं, एक, ठीक है। तो यहाँ पर रखो जा, हो गया, यहाँ पर जितनी पावर्स होंगी ना, उस पावर्स के अकॉर्डिंग भी हम क्या करेंगे, अपने पॉलिनोमियल को एक अलग नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिखा 3 प्लस 40 70 प्लस 90। अब कितने भी टर्म हो जाएं, यानी कि कितने भी पद हो जाएं, उससे कोई मैटर नहीं है, अब हम लोग को पावर से मैटर है। पावर यहाँ पर कितनी है, एक ही तो पावर है ना। कितने भी जो वेरिएबल होगा, ये चीज का ध्यान रखना, जो भी वेरिएबल होगा उस पे जो पावर होगी उसी पावर को काउंट करेंगे हम लोग, और उसी पावर के काउंट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको नाम देंगे। यहाँ पर पावर कितनी दिख रही है तुमको, ये तो कितनी दिख रही है, एक, तो इस वाले पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। आ गई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेम यही इक्वेशन लिखूं 3 प्लस 40 प्लस 70 प्लस का 9, ठीक है, लेकिन मैं एक जगह चढ़ा देता हूँ स्क्वायर, तो सबसे बड़ी पावर इस वाले इक्वेशन में क्या हो गई, 2 हो गई ना। तो जो भी पावर 1 होता है वो तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लेकिन जिस पर भी पावर 2 चढ़ जाएगी ना, तो वो वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। आ रही है बात समझ में? समझ में आ रहा है ना? अगर पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? उसके आगे देखो, सेम मैं यही इक्वेशन एक बार और लिख रहा हूं, लेकिन एक जगह पावर 2 की जगह क्या चढ़ा दूंगा, 3 चढ़ा दूंगा। ठीक है, जिसकी 3 + 4t की क्यूब प्लस 7t प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों हो गया? क्योंकि सबसे बड़ी पावर इसके अंदर 3 आ गई। आ रही बात समझ में? अगर पावर 1 है सबसे तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे बड़ी तुमको पावर देखनी है। अगर तुम जैसे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ये तो लंबी टर्म है, और उसके बाद मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ इसके नाम को किसके आधार पर, सिर्फ और सिर्फ पावर्स के आधार पर। अगर यहाँ पर तुमको 7x की पावर 3 आ जाए तो ये क्या होगा, इन तीनों में से पावर तो 3 ही आ रही है ना, तो ये वाला भी क्यूबिक होगा बाबू। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पावर के बेस पे अगर तुम किसी भी नाम को आइडेंटिफाई करोगे तो सिर्फ 1, 2, 3, ये 3 नाम निकल के आएंगे तुम्हारे सामने। ठीक है, और अगर टर्म के बेस पे तुम नाम को लिखोगे तो ये एक पद, द्विपद, 3 पद, यानी कि ई की मात्रा को तुम हटा भी दो, क्योंकि ये लो, अब थोड़ा ठीक से आएगा बोलने में। एक पद, द्विपद, त्रिपद। समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे क्या करना है तुम लोग को? इसके अंदर पद के आधार पे अपने बहुपद के नाम लिखने हैं। ठीक है, बहुपद कैसे कहते किसे, ये समझ में आ गया। अगर चर और अचर को मिलाया जाए, या मैं तुमको यहाँ पे डेफिनेशन लिख के ही बता देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक एक नंबर के क्वेश्चन में बन जाता है कि परिभाषित कीजिए व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो भैया ये देखो क्या लिखूं, द ग्रुप ऑफ, ऐसे लिख दो, द ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड क्या, पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। आ गई बात समझ में? द ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम इसी चीज को अगर मैं हिंदी में लिखूं, सेम इसी चीज को अगर मैं हिंदी में लिखूं, मतलब कि मैं इसको, चलो भैया ऊपर, इसको अगर मैं बहुपद की परिभाषा लिखूं तो बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी, चर और अचर, यानी कि चर और अचर के समूह को, समूह मतलब ग्रुप, चर और अचर के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल, बहुपद कहते हैं। आ रही है बात समझ में? वापस इसको नीचे कर देता हूं। ये तो चर और अचर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, चर और अचर के समूह को बहुपद कहते हैं। द ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। आ रही है बात समझ में? तो मैंने तुम लोग को बता दिया, इधर आ जा भाई, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कैसे बनता है, किसे कहते हैं, और किस किस के आधार पर हमको इसके नाम को आइडेंटिफाई करना होगा। एक तो टर्म के बेस पे, दूसरा पावर्स के बेस पे। ठीक है, और इसके अंदर जब हम आगे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, मतलब कि आगे एक्सरसाइज करेंगे, जिसकी 2.1 हो गई, 2.2 हो गई। हाँ, 2.1 में एक और चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अंदर कोएफिशिएंट, गुणांक किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ना किसी का भी दे सकता है, वो किसका, किसी का भी दे सकता है। वो मान लो तुमको ये एक इक्वेशन दे रखी है, 7x² प्लस 8x प्लस का 9, 7x² प्लस 8x प्लस का 9, उसने कहा है कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालो। क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के साथ जो भी नंबर होगा, कहाँ है मेरा x², ये रहा मेरा नंबर, मतलब कि ये x² है ना, x² को छोड़ के उसके साथ जो भी नंबर होगा, 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आया कि 7 जो है वो x² के साथ है, तो उसका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इसका कोएफिशिएंट। हिंदी में मैं लिखूंगा
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चा? 7 है। आगे बात समझ में। अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख दूं, सेकंड क्वेश्चन कि 9x माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 6, ये इक्वेशन है। अब इसके अंदर भी ना मेरे को सेम इसी का यानी कि एक्स स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में भी किसका कोएफिशिएंट निकालना है? एक्स स्क्वायर का ही निकालना है। तो मैंने इसमें बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो, इस पूरे में एक्स स्क्वायर कहाँ है? ये ना, इसके साथ नंबर था मेरा 7। तो इस पूरे के अंदर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ है? ये रहा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मेरा नंबर हैगा 7 को ही नहीं, उसके साथ निशान को भी देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? -7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? हिंदी में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक -7 है। आ रहा है ना समझ में? अब मैं अगर तुम लोगों से एक आधी इक्वेशन और दे दूं, जैसे कि 7x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 9, 4 हो जाएगा। 3x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 9। तो इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल लोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो इसको छोड़ दो और साइन के साथ जो नंबर आ रहा है वो पकड़ लो, यानी कि -4 क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ये रहा, तो -पाई, यानी कि -पाई क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आ रही है ना बात समझ में? और इसके अंदर कुछ समझने लायक नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा करना क्या है? वेरिएबल, कॉन्सोनेंट, इन सब चीजों को समझ के चलना है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो उन क्वेश्चन को करने के लिए इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 2.1, और इसको जरूर देख लें। इसको जो उसको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज एक बार वेरिएबल, कॉन्सोनेंट और अपना कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो जरूर जान लेना। ठीक है, आगे मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में 2.1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।